नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मैं हूं नवोदिता। मई माह की बल्कि आसपास की तिथियों पर निगाह डालें तो एक साइंस कम्युनिकेटर के लिए विविध स्टोरीज के विषयों का खजाना ही खुल सकता है। अचंभा होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विविध आयाम, विभिन्न रंग देखकर। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और उसके कुछ ही दिन बाद आने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और विश्व मापिकी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों से जुड़े वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, आगामी वर्ल्ड क्लब फूड डे, वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और विश्व मधुमक्खी दिवस का हमारे पारिवारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है, बच्चों की सेहत और विकास के साथ भी। विश्व दुग्ध दिवस का जिक्र होते ही ध्यान आया कि पिछले दिनों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में क्लोनिंग के माध्यम से देश के पहले मादा बछड़े का जन्म हुआ। एनडीआरआई की एक परियोजना के तहत गिर और साहिवाल जैसी स्वदेशी नस्लों की गायों को लेकर यह कार्य चल रहा है। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयासों के साथ साथ दूसरे छोर पर बाघों के संरक्षण संवर्धन में उठाए गए ठोस कदम देश की स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति संकल्पबद्धता और वैज्ञानिक सोच के परिचायक हैं। इन क्षेत्रों में अन्य सेक्टर्स की तरह ही उभरती नई टेक्नोलॉजी का सफल प्रयोग हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों पहल की झलक मिलती है। आज देश के कई स्थानों पर पक्षी मित्र संगठन भी सक्रिय हैं। याद आता है महान ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षीविद डॉक्टर सालेम अली का विस्तृत योगदान। अगले माह उनकी पुण्यतिथि है। उनके योगदान को नमन करते हुए सुनते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विशेष महत्व है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के सचिव डॉक्टर राजेश पाठक बताते हैं, 11 मई को ही न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से पोखरण रेंज में किया गया था और उसको उस समय के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी तो हम सभी भारतवासी का हृदय गर्व से प्रफुल्लित और आनंदित हो गया था और भारत उन राष्ट्रों में शामिल हो गया था जिसको कि न्यूक्लियर कैपेसिटी थी और परमाणु बम बनाने की क्षमता हमने उस दिन हासिल कर ली थी। इस ऐतिहासिक दिन को ही भारत सरकार ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में चुना और पहली बार 1999 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी प्रथम शुरुआत की और प्रथम जो इसका आयोजन हुआ 1999 में हुआ था और उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। उन्होंने ये सजेशन दिया था और कलाम साहब, इन तीनों आदमियों का ये ब्रेन चाइल्ड था कि 11 मई को हम लोगों को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाना चाहिए और तब से ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड को ये दायित्व दी गई थी कि आप इसकी आयोजन करेंगे और तब से लेके आज तक हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे का हर एक वर्ष आयोजन करते हैं और देश का ये जो दिन है ये बेसिकली सभी भारतवासी को इस बात का प्रेरणा देता है कि हम इंडियंस में एक कैपेसिटी है कि हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। जो हमारे टेक्नोलॉजी फ्रेटर्निटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो वैज्ञानिक हैं उनको हम लोग इस माध्यम से याद करते हैं आज के दिन। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दी कि इस बार बड़ा यूनिक समय था जब हम 25वीं सालगिरह उस पर्टिकुलर इवेंट 11 मई 1998 का 11 मई 2023, तो उन्होंने ही ये सजेशन दिया कि ऐसा हम आयोजन करें, इस सप्ताह का आयोजन करें और इसको हम स्कूली बच्चों के साथ
जैसा कि आपको ज्ञात हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत 2016 में की गई थी, अटल इंक्यूबेशन मिशन और अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह की। शुरू से ये प्रयास रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो साइंस की जो ज्ञान है वो किताबों में सीमित ना रहे, उससे बच्चों में एक ऐसी भावना जागृत हो कि क्या इनोवेट करना है और सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम है उसको सोचना है और आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अटल टिंकरिंग लैब से वो अच्छे से जाएं और जब बाहर निकले अपने कॉलेज लाइफ से तो उनको एक स्टार्टअप का ऐसा इकोसिस्टम तैयार मिले ताकि वो एज ए इनोवेटर, एज ए स्टार्टअप अपने आइडियाज को जमीन पे उतार सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का थीम चूज किया गया है, स्कूल टू स्टार्टअप, इग्नाइट यंग माइंड टू इनोवेट। तो ये पूरे इकोसिस्टम की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका समावेशी विचार से इस बार का थीम सेलेक्ट किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु को डॉक्टर राजेश पाठक रेखांकित करते हैं। देखिए, हमारा जो बोर्ड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एक लेवल पे हम लोग काम करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि जब आप कोई भी अनुसंधान की बात करते हैं तो उसका सरल शब्दों में है माइंड टू मार्केट। कोई भी अनुसंधान दिमाग से शुरू होता है और अंत में उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में आता है जो कि जन को सुविधा के लिए यूज होता है। अब इस इकोसिस्टम को आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा है जैसे अटल टिंकरिंग लैब में क्लास 6 है 7 में, वो आसपास समाज में देख रहा है क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है हमको कुछ करना चाहिए। उसके दिमाग में वो सोचना शुरू करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, आगे वो पढ़ता जाता है, पढ़ाई करता रहता है, उसके दिमाग में वो चलता रहता है। जब वो अपना ग्रेजुएशन करता है या कहीं से इंजीनियरिंग कर रहा है तो फिर वो उस पर और पुनः वर्क करता है और उसको एक हम लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, तो TRL से वो ऊपर बढ़ना शुरू होता है। इस पूरे इकोसिस्टम को TRL 0 टू TRL 9 पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो TRL 0 माइंड से निकला, उसने अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज किया। इस हर एक स्टेज पे भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं और अब जैसे अटल इनोवेशन मिशन है या हमारे यहाँ DST में NEB डिवीजन है, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं उस लेवल पे, जैसे हमारे ACRB है, उनको हेल्प करता है। उसके बाद जब वो अपने आइडिया को क्रिस्टलाइज करते हैं उस पे दूसरा संस्थान आता है, वो हेल्प करता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हम उनको TRL 7 से ऊपर जब उनको सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की, कि अब उसके आइडिया फ्रूटफुल हो गया, उसके प्रोटोटाइप बन गए, उसने मार्केट में टेस्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको मार्केट के लिए रेडी करना है। उसको बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग में सबकी जरूरत पड़ती है, उस समय भारत सरकार बहुत ही सस्ते दर पे 5% सिंपल इंटरेस्ट के दर पे हम लोग उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और उस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। ये हमारा पूरा अपना इकोसिस्टम जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड पिछले 25-26 साल से इस कार्य को करता है। और आपको जान के बड़ा खुशी होगा कि मैं 1-2 एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जब हमने ज्वाइन किया एज ए सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, तो हमारा पहला प्रोजेक्ट था IIT दिल्ली में इनक्यूबेटेड बॉटलैब डायनेमिक्स, जिसने बीटिंग रिट्रीट परेड पे 1000 ड्रोन शो किया था और हम लोग वर्ल्ड में चौथे ऐसे देश बने जिसको ये कैपेबिलिटी थी कि ड्रोन स्वार्म शो कर सके। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के सचिव डॉक्टर राजेश पाठक को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी दिल्ली। बच्चों के स्वास्थ्य और उस दिशा में हो रहे रिसर्च पर कम बात होती है। हम में से कितने लोग क्लब फुट नामक बीमारी के बारे में जानते हैं? चलते हैं भोपाल और मिलाते हैं वहीं स्थित विशेषज्ञ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह से। आगामी 3 जून को वर्ल्ड क्लब फुट डे है। बच्चों में होने वाले इस अस्थि रोग के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्या होता है। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके उपचार की दिशा में जो शोध चल रही हैं, जो रिसर्च चल रही हैं, उनका लेवल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा, जो क्लब फुट एक आनुवांशिक बीमारी है जो जन्म से ही बच्चों के जो पैर होते हैं वो टेढ़े होते हैं और जिसकी वजह से आगे चल के उनको जो आम जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो दौड़ना, भागना, खेलना, वो सारी चीज़ों में उनको तकलीफ़ होती है। और ना सिर्फ ये,
बल्कि ये एक आगे चल के एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी भी बन जाती है। लगभग 1000 लाइव बर्थ्स में इंडिया में एक बच्चे को ये बीमारी होती है, और जो हमारे तटवर्ती एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, उसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा परसेंटेज मिलती है, लगभग 4 बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ। तो इसमें हड्डियों से लेके जो मांसपेशियां हैं वो गड़बड़ होती हैं, जिसकी वजह से जो पैर की शेप है वो एक ख़राब हालत में होती है। तो इसमें इलाज बहुत ही सिंपल होता है कि यदि जैसे ही पैर में टेढ़ापन आपको दिखाई पड़े तो जल्द से जल्द इलाज यदि आप शुरू कर देंगे तो वो प्लास्टर के रूप में सिर्फ कुछ 5 या 6 प्लास्टर लगा के, जिसको हम लोग कहते हैं पॉन्सिटी टेक्निक, उसके माध्यम से इन पैरों को आप सीधा कर सकते हैं और आगे आने वाली सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं, और एक बच्चा जो है वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। ऑपरेशन वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक जन जागरण फैलाने के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं, जिसमें देखा ये गया था कि जो पॉन्सिटी टेक्निक है उसको सबसे पहले युगांडा में इसको एक नेशनल प्रोग्राम के रूप में लिया गया, और उन्होंने जो है वहाँ पे ये विधि को अपनाते हुए इस प्रकार की बीमारियों से जो डिसेबिलिटी होते हैं उसको पूरी तरीके से बहुत ही कम पैसे में कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के साथ उसको पूरा किया। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये इंटरनेशनल क्लब फुट डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपने जहाँ तक रिसर्च के बारे में पूछा, तो रिसर्च में इलाज से संबंधित तो रिसर्च हो ही रही है, लेकिन अब इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि ये आनुवंशिक होने की वजह से क्या क्या वजह हैं जो कि ये जो जीन्स हैं उसको अफेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो है वातावरण का, एनवायरनमेंट का, कि जैसे स्मोकिंग है, हैवी मेटल्स हैं, ये चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो कैसे हम इनको पहले से समझ सकें जब गर्भावस्था है, तो उसी समय हम लोग दे सकें, और किस प्रकार से निदान जल्दी से जल्दी हो, इस पे हम लोगों की जो रिसर्च है वो चल रही है। काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि इस दिन का महत्व क्या है और उसको लेकर जो शोध कार्य किए जा रहे हैं उसका क्या स्तर है। अच्छा, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स एक उभरता हुआ विषय है डॉक्टर साहब, और मेडिकल कॉलेज लेवल की यदि हम बात करें तो क्या स्पेशलाइजेशन की दृष्टि से इसमें आने वाले समय में क्या स्कोप है? देखिए, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एक बहुत ही नवजात शिशु की तरीके से अभी सुपर स्पेशलिटी नई ही बनी है, जो कि पूरे देश में लगभग 750 से 800 ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड हैं और पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की समस्या को ठीक से क्वालिफाइड वे में ट्रीट कर सकते हैं। आपको मालूम ही है कि सामान्य जनसंख्या का 1/3 हिस्सा बच्चे हैं, और धीरे धीरे भारतवर्ष में बच्चों को हम लोग यदि कहें 18 साल तक के बच्चों को यदि हम लोग कहें तो लगभग 40% की पॉपुलेशन जो है वो इस तकलीफ से, मतलब इस एज ग्रुप में आती है, और उसमें जो इन बच्चों को इस बीमारी से जो संबंधित बच्चे हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या के रूप में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एक विधा है इसका प्रसारण और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा रूप में हमारे नए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको इस पे ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि हर छोटी चीज़ के लिए पेरिफेरी से बच्चों को किसी बड़े सेंटर में आने के बजाय उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं पे मिल जाए, और सिर्फ वही बच्चे आएँ हमारे जैसे एम्स में या कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे कुछ बड़ी समस्या का समाधान करना हो। छोटी चीज़ों को जैसे मैंने आपसे बताया प्लास्टर लगा के ठीक कर सकते हैं, तो प्लास्टर वहीं पे गांव लेवल पे ही लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस जानकारी के साथ साथ हम 1 जून की भी बात कर लेते हैं। 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे, और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है ये भी। तो दूध के विभिन्न प्रकारों के साथ और बढ़ते बच्चों की हड्डियों के विकास के संबंध की यदि हम बात करते हैं तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या रिलेशन है इनका? देखिए, स्वस्थ यदि हड्डी बच्चे की है तो वो एक स्वस्थ हड्डी बनेगी एक जब वो एडल्ट हो जाएगा। तो बचपन में जो हम कैल्शियम से संबंधित, चाहे सिर्फ दूध ही नहीं, ऐसी हर चीज़ का जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है
उसको यदि हम लोग सेवन करें तो हड्डियां जो हैं वो मजबूत होंगी, जिसमें दूध एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं ये कहूँगा कि जो नवजात शिशु हैं उनको जो माँ का दूध जो शुरुआत के 6 महीने तक दिया जा सकता है, यदि वो दिया जाए तो उनमें बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो भी कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। और आगे चल के जो उनकी शरीर में हड्डियों की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, उस पे भी जो है अच्छा असर पड़ता है यदि माँ अपना दूध बच्चे को पिलाती है। लेकिन किसी वजह से यदि बच्चा माँ का दूध नहीं पी सकता है तो बाहर से दूध की प्रिपरेशन जरूर देना चाहिए। नियमित रूप से सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों को भी दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की और मजबूत हड्डी की ज़रूरत सबको है। और स्वस्थ रहने के लिए भी हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मजबूत हड्डियों की बात की जाए तो मजबूत हड्डियों की दृष्टि से लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों के लिए हम कैल्शियम के कौन कौन से स्रोत की बात कर सकते हैं? जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो बच्चे होते हैं उनको यदि हम लोग प्रिपरेशन दवाई के रूप में कहें तो बहुत सारे इस प्रकार के प्रिपरेशंस मार्केट में हैं जो उनको दिया जा सकता है। लेकिन उसको उन किसी भी माँ बाप को अपने आप अपने लेवल पे उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक विशेषज्ञ के माध्यम से ही करना चाहिए। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको इंटॉलरेंस होता है उनकी दूध की प्रिपरेशन अलग से आती हैं, स्पेशलाइज होती हैं, जिसमें लैक्टोजन नहीं होता है और वो उसको पी सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को यदि आप विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो वो आपको सही सलाह देंगे और जो दूध की वजह से जो परेशानी होती है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, इतना समय हमें दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर अजय सिंह, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एम्स भोपाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह से दो बातें की संजय श्रीवास्तव ने। स्वरांश सौजन्य राजेश भट्ट, आकाशवाणी भोपाल। विश्व मापिकी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। थीम थी मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। इसी से जुड़े एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए एनपीएल के निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल अचंत। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये है दुनिया भर में मनाया जाता है 20 मई हर साल। तो इसका महत्व है कि 1875 में 20 मई को 17 कंट्रीज साथ में आके मीटर कन्वेंशन या मीटर ट्रीटी पे साइन किए थे। ऐसा बोल के कि हम सब एक ही यूनिट्स मापन का जो भी है, जो हम यूनिट सेम यूज़ करेंगे। अभी हम किताबों में स्कूल में पढ़ते हैं एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसका शुरुआत वही से हुई थी 20 मई 1875 से। तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए हम हर साल ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाते हैं। इस साल का स्पेशलिटी ये है कि इसका मापन का रोल अभी खाद्य में कैसे उपयोग हो सकता है, कैसे क्या क्या तरीके हम नया ला सकते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के बारे में हम मेजरमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हाईलाइट करके इस साल का स्पेशल थीम दिया गया है। सो अभी क्या हम कर सकते हैं मापन का, ये है कि मापन या मेट्रोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, वो है साइंस ऑफ प्रिसिशन मेजरमेंट। कैसे हम मेजरमेंट करें, क्या क्या अनसर्टेनिटी, एरर कैसे निकाले उससे, ये सब उसमें आते हैं। अभी इसका और फूड का क्या लेना देना है। अभी हम फूड के बारे में सोच रहे, तो अभी खाद्य है स्टोर करते हैं टन्स में, अपना एफएसएसए है या हर एक स्टेट अपना अपना गोडाउन्स में स्टोर करते हैं। वो स्टोरेज सही कर रहा है कि नहीं, और पैकिंग मटेरियल, वो पैकिंग मटेरियल कौन सा पैकिंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, वो ठीक से सील कर रहा है कि नहीं, या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब ठीक है कि नहीं। ये एक तरह का मेजरमेंट्स जहाँ पे रोल है उसका क्वालिटी, ये सब देखने के लिए मेजरमेंट्स कर सकते हैं। दूसरा है कि खाने के अंदर जो भी फूड हम खरीद रहे उसके अंदर विटामिन सही है कि नहीं, माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि नहीं, और कुछ जो नहीं रहना है वो उसमें है क्या, वो सब मेजरमेंट्स वो बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में होते हैं। उसको मेजरमेंट इतना प्रिसिशन मेजरमेंट करके उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ये मापन का और फूड में
बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो अब तक इतना ज़्यादा हम जान नहीं दे रहे। तो इस साल का थीम से हम सब उसकी ओर भी देखें और नया मेजरमेंट्स और तरीके निकाले कि हम जो कार्य है जो उसको जैसे स्टोर कर रहे वो ठीक से करे और ठीक से उसका मेजरमेंट्स करे और अपना इवेंचुअली सोसाइटी का लाभ हो। मेरा प्रश्न है कि रोजमर्रा की लाइफ में मैंने एक चीज देखी कि घरों में एसी लगे होते हैं और हर साल उसकी गैस निकल जाती है। अब इसको मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं कोल्ड चेन सिस्टम्स में, तो वहां पर तो मापन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा व्यापक पैमाने पर। क्या एयर कंडीशनिंग को भी एक हिस्सा देखा जाना चाहिए उस पूरे फूड का जो सिस्टम है उसको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आप ये मैंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के बारे में बताया था, लेकिन आपका सवाल जो है वो दूसरी चीज़ पे भी हाईलाइट करता है, वो है सेंसर्स। हाई प्रेसिशन मेजरमेंट के लिए अच्छे क्वालिटी का सेंसर्स भी ज़रूरी है। तो ये सेंसर्स हम बना सकते हैं और बनाते भी हैं। हर एक जैसे NPL में भी कई तरीके के सेंसर्स बनते हैं। ये सेंसर्स लगा के उसका नेटवर्क बना के इवेंचुअली हम उसको रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करके हमको करना पड़ेगा। और ये लीकेज कम करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं और लीकेज से क्या एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब भी हमको पढ़ने की ज़रूरत है। इन दिनों लॉन्च किया गया टाइगर एंथम चर्चा में है। मशहूर संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा और जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर S नल्लमुत्तु ने इसे मिलकर तैयार किया है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के सिलसिले में। पिछले दिनों कान्हा टाइगर रिजर्व में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इमर्जिंग सिनेरियो एंड वे फॉरवर्ड आयोजित किया गया। वहीं पर पत्रिका की मुलाकात वन्य जीव विशेषज्ञ पद्म भूषण श्री हेमेंद्र सिंह पवार से हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुआती दौर को वो याद करते हैं। उस टाइम में तो ऐसा नाम मात्र का पार्क था, न तो फायर प्रोटेक्शन था, न एंटी पोचिंग प्रोटेक्शन था, नहीं था उस टाइम में। उस टाइम स्टाफ में वो अवेयरनेस और कुछ नहीं था। तो फिर हमने कहा भाई ये हैबिटेट मैनेजमेंट, हैबिटेट जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक तो प्रे एनिमल्स नहीं हो सकते और उसके बिना टाइगर नहीं हो सकता। बारहसिंगा बिल्कुल कगार पे था अपने एक्सटिंक्शन पे। तो उसके लिए हमने एक 1969 में विलेज रिलोकेट किया था। उससे बारहसिंगा एकदम संभल गया। यानी मतलब जब मैं लौट के आया 1971 में दूसरी बार पोस्टिंग के लिए, तब तक बारहसिंगा स्टेबलाइज हो चुके थे। मतलब ऐसा नहीं कि हमको तरीका पता लग गया था कि इस रास्ते से हम जाएंगे। तो हमने गांव हटाने का कार्य किया और लोगों को कन्विंस करके और अल्टरनेट जमीन देके और पूरा खर्चा सरकार मध्य प्रदेश ने दिया और प्रोजेक्ट टाइगर ने दिया। तो वो सब मिला के हम लोगों ने, मेरे टाइम में 32 गांव रिलोकेट हुए। उसके बाद ये प्रयास जारी रहा आगे 10 साल तक और अभी कोई 43 विलेजेस जो हैं वो रिलोकेट हो चुके हैं और पूरा कोर का एरिया जो है सुरक्षित है। और टूरिज्म लिमिटेड एरिया में होता है तो अच्छी चीज है, टूरिज्म हो। अब ये तो और आगे बढ़ रहे हैं और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि बफर जोन में ही टूरिज्म किया जाए। स्वरांश सौजन्य दिनेश नामदेव, आकाशवाणी जबलपुर। पिछले दिनों राजधानी में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, स्टार्टअप्स का महाकुंभ। संस्था के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा पत्रिका को बताते हैं, जब मैं बात करता हूं और आपने नाम लिया स्टार्टअप का महाकुंभ सदियों से हिंदुस्तान से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हर कोई इसको समझता है। महाकुंभ क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा गैदरिंग जिसमें बहुत कुछ धर्म से रिलेटेड होता है और उसके साथ जब आप स्टार्टअप जोड़ देते हैं, आज की डेट में आप देखिए हिंदुस्तान में
हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की प्रशंसा हो रही है। हम रिसेंटली आप देखेंगे यूनिकॉर्न की कैटेगरी में 3rd लेवल पे पहुंच गए हैं, हमने कनाडा को बीट कर दिया है और 100 क्रॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हर कोई इंडिया के स्टार्टअप्स की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसका नाम सेलेक्ट किया स्टार्टअप्स का महाकुंभ। आप यहाँ देखेंगे स्टार्टअप से रिलेटेड सभी तरह की एक्टिविटी हो रही है। एक, जितने भी इंडिया के स्टार्टअप्स, हमने ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पर किया है, बट वी हैव नॉट लिमिटेड। त्रिपुरा से लेके केरला, बिहार से लेके छत्तीसगढ़, झारखंड, आप देखेंगे हर तरह के स्टार्टअप्स यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपने जो भी डेवलप किया है प्रोडक्ट सर्विसेज यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। शोकेस करने के अलावा यहाँ पे जो हम बाकी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक स्टार्टअप की लाइफ साइकिल में 3-4 स्टेज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत में वो सोचता है कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो पहले क्वेश्चंस आते हैं कि मेरा स्टार्ट कैसे हुआ, क्या क्या गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेज हैं, क्या क्या मुझे तैयारियां करनी है। तो उसको उसकी नॉलेज चाहिए। कई जगह नॉलेज मिल जाती है, कई जगह लोग स्ट्रगल करते हैं। तो हमने उसके लिए एक वर्कशॉप आयोजित करी जिसमें उनको पूरी गाइडलाइंस मिले कि उनको करना कैसे स्टार्टअप शुरुआत। उसी के साथ साथ करंट में गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, प्राइवेट की कौन कौन सी स्कीम है जिसका वो माइलेज शुरुआती लेवल पर ले सकते हैं। सीड फंडिंग को लेके, नॉलेज को लेके, किसी प्रोग्राम से अटैच होकर वो नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद जब वो एक सेटअप हो जाता है, अब उसकी अगली नीड 2 है। एक, मार्केट प्लेस क्रिएट करना जहाँ से उसको कस्टमर मिल सके, और दूसरा उसको फंड चाहिए। तो फंड्स के लिए हमने आइक्रा ने खुद भी अभी हमने एक बहुत बड़ी पुरानी इंस्टीट्यूशन जो कि उनके साथ साइन ऑफ किया है, और उनके साथ मिलकर हम मेंटरिंग करेंगे और स्टार्टअप्स को हेल्प करेंगे उनके फंड्स को रेज करने के लिए। एक तो ये, इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। जितने भी स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में, वो सभी अपने प्रेजेंटेशंस देंगे क्लोज रूम में इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर, सो दैट इन्वेस्टर कैन एवेल्युएट कि यहाँ पे एक्चुअली में, देखिए स्टार्टअप की बातें सभी करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट एक्चुअली में कमर्शलाइज होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए। दे विल एवेल्युएट देयर प्रोजेक्ट्स, शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद उसमें फंडिंग की जितना भी पॉसिबिलिटी होगी वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा हमारा रोल हो गया। इसके साथ साथ 2 सेक्टर हैं जो बहुत तेजी से इसमें बातें हो रही हैं। एक है, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, आज भी 40% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक ट्रेडिशनल अप्रोच से बढ़ के हम नया क्या कर रहे हैं, उसमें जब तक एग्री में टेक नहीं जोड़ेगा आप उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए हमने इंडस्ट्री एसोसिएशन भी क्रिएट किया है, इंडिया एसोसिएशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपर्स। एक तो ये सेक्टर को हमने कवर अप किया है। दूसरा, हर कोई आज बात करता है ड्रोन को लेकर। ड्रोन में आज भी देखिए हमसे छोटे छोटे कंट्री, यूक्रेन रशिया बारे में आपने देखा होगा, टर्की, ईरान जैसे, जहां इतने सैंक्शन है उसके बावजूद वो वर्ल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, रशिया को सप्लाई कर रहे हैं। और हमारी इंडस्ट्री आज देखिए, कहने में शायद बुरा लगे लेकिन हमने वो मुकाम अभी तक हासिल नहीं किया है, और उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। तो इसी के लिए उसका भी हमने इसका इंडस्ट्री एसोसिएशन क्रिएट किया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रोन डेवलपर्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। शायद इंडिया में ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन चाहिए, लेकिन इंडिया से बाहर बेचने के लिए क्यों परेशानी है, तो हम ऐसा ड्रोन क्यों नहीं बना सकते कि हम सप्लाई करें दुनिया को। तो उसके लिए हम लोग इस पे विचार मंथन करेंगे, और उसके साथ ही आइक्रा खुद से इनिशिएटिव ले रही है। हम एक बहुत बड़ा एक हब सेंटर ड्रोन डेवलपमेंट का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें काफी सारे रिसर्चर, साइंटिस्ट इन्वॉल्व होंगे डेवलपमेंट को लेके, और वो डेवलपमेंट एक हब लोकेशन होगा। इसके अलावा कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के अंदर में उसकी लैब सेटअप होगी, जिसका हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ ड्रोन एक्सीलेंस कोड। तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट को इक्विपमेंट मिलेंगे, टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, और वहां से वो अपनी डेवलपमेंट करेंगे, और जहां पर भी वो स्टार्टअप होते हैं वो हब लोकेशन से हेल्प लेंगे। इस तरह से हम पूरा एक इकोसिस्टम बिल्टअप करेंगे कि कॉलेज से लेके डेवलपमेंट तक, सो दैट हम प्रॉपर डेवलपमेंट वाली पोजीशन में आ जाए और हम वर्ल्ड को सप्लाई कर सकें। राजकुमार जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। समय का ये पड़ाव हमारे विज्ञान जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। महान गणितज्ञ और शिक्षाविद प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी, कृषि वैज्ञानिक बेंजामिन पियरी पाल और चिकित्सक रोनाल्ड रॉस के योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।